Rahim, welcome back to We Teach, and today we are going to study our English quiz paper. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए के प्रीवियस एग्ज़ाम्स तो अच्छे हो गए हैं. सो अगर आपकी कोई अप एंड डाउन आ गया प्रीवियस एग्ज़ाम में, सो डोंट लूज़ होप. वी हैव द नेक्स्ट एग्ज़ाम्स. यू कैन कवर दोज एरिया, द वीक एरिया जहाँ आपके मार्क्स लूज़ हुए हैं. You can compensate in these exams, and inshallah you all are gonna ace. बस जो आपको दिया जाए, and if you have extra time, try to consume more things, because आप अगर ये 2 weeks harden कर लें and आगे आपके लिए easy होगी. You should not improve. तो आप अभी कर लें, अच्छे एग्ज़ाम्स दे दें ताकि आपको रिग्रेट्स ना रहे बाद में. So let's start and let's see what are the important genres and areas which you need to focus more. So let's start. We'll first see what things are important for the MCQ area. We have figures of speech, transitional devices, phrases, clauses, types of sentences, pronouns, adjectives, verbs, adverbs and conditionals. तो आपका इन्हीं areas में से ही आपके MCQs आएंगे. So let's go through some examples के which type of MCQs can come. Some MCQs. So let's see which MCQs are important. So पीछे we have seen some important topics which are coming in your exam. That's the syllabus and important है वो. So let's go through the MCQs. I would prefer कि आप लोग खुद solve करें इसे. Instead I am telling you the answers. You guys solve it yourself. I'll just give an overall view. And अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, the comment section is open for you guys. You can ask there and inshallah you guys can do it. The first is the struggle between opposing force that is revealed through a character, थॉट्स और एक्शन. तो वो क्या अपोजिंग फोर्स है जो करेक्टर्स के एक्शन से रिफ्लेक्ट कर रही होती है. सो ऐसे आई विल रीड एंड यू विल रीड, तो आप ना इसे कर लें खुद ही. आगे है अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस एस्थेटिक और ऑफन रिदमिक क्वालिटीज ऑफ अ लैंग्वेज. तो व्हाट इज इट? देखें पहले आपने कैसे सॉल्व करना है. मिथ तो हो नहीं सकता, लेजेंड भी नहीं हो सकता, प्ले भी नहीं हो सकता, तो क्या रह गया आपके पास? पोइट्री. ठीक है, पहले आपने एलिमिनेट करने हैं अपने आंसर्स जो नहीं हैं, एंड देन जो रिमेनिंग 1 और 2 रह गए हैं उनमें से आपने देखना है कि कौन सा ज़्यादा अपीलिंग है. सो आगे बच्चों यू कैन डू हेयर. ही वॉज एगनाइजिंग पेन. चूज द वर्ड मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग. तो इसका सिनोनिम आपने देख लेना है. आगे तो प्लीज विल हैव फील्ड द केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पैसिव वॉइस. तो आपने देख लेना है कि इसका पैसिव वॉइस कौन सा करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल इज यूज्ड करेक्टली. तो आपने कंडीशनल्स को लाजमी रिवाइज करना है. दैट्स इंपॉर्टेंट, लाजमी MCQ आएगा. विच कंटेन्स द एग्जाम्पल ऑफ अ जेरेंट. जेरेंट एंड इन्फिनिटिव दोनों को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जेरेंट कौन सा, इन्फिनिटिव 2 से स्टार्ट होता है एंड जेरेंट 2 से नहीं स्टार्ट होता. तो आपने देख लेना है इसे भी. Which of the following sentence carries the correct order of adjective. तो आपके पास एडजेक्टिव्स का एक शॉर्ट सी हिंट होती है, आपको टीचर्स ने लिखवाई हुई है. आपने उस ऑर्डर को देख लेना है, पहले क्या आना चाहिए, कलर, साइज, whatever. Okay, you guys should revise this order of adjective. She lives dash Sadr dash Rawalpindi. Apply the correct options. तो इसमें जो better option आ रहा है आपने वो लिखना है. John held his father's hand as he crossed the bus parking lot. They walked into the grocery store. John's dad lifted him into the seat of the shopping cart. Here you can hold my shopping list, said the dad. Choose the correct interference. तो इसमें से जो correct interference है आपने उधर देख लेनी है and you need to solve. Mark it. Which of the following word carries a silent letter? Silent letter मतलब जो हम बोलने में उसे बोलते नहीं हैं. ठीक हो गया. अब साइलेंट लेटर में जैसे हमारे पास टॉक होता है, वी डोंट से टॉल्क, इट्स टॉक. सो L इज साइलेंट. इसी तरह आपने करना है. येस आई वॉज डैश ब्लाउज एंड डैश स्कर्ट. डैश ब्लाउज वॉज सिंपली चीप. चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स आ एंड द में से जो इधर सूटेबल है यू नीड टू चूज दैट. College professor Steve Wilsons will review the scholarship application. The underlined part of the sentence is an. तो ये आपके पास एक नाम दिया हुआ है, तो ये कौन सा है? आगे है everybody was late to work because of traffic jam. The underlined word of the sentence is, so what is everybody? The dog started chasing my car once they saw it turn the corner. So the dog started chasing the car. ये कौन सा part of sentence है?
ये फ्रेज है या क्लॉज है, तो फ्रेज क्लॉज ऑल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो नाउन फ्रेज अगला है, इसमें से आपने नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है. द काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क that is based on fact and figures on reality is known as a stage of plot at which mounting tension is released. ठीक हो गया? So these are your MCQs which will be coming. I gave you an overall view. Now let's see what's next. So next is the comprehension part. ये आपका 28 marks का आएगा. 8 नंबर की समरी आपकी important है. Either you can see अब दिस इज रिटन 7+1. 1 इज फॉर योर टाइटल. आपने लाजमी टाइटल लिखना है. ठीक हो गया? एंड द नेक्स्ट यू हैव 6 क्वेश्चंस. इनमें से कोई भी आपने 5 क्वेश्चंस करने. ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स एंड समरी आपकी 7 मार्क्स की है एंड 1 मार्क्स फॉर योर टाइटल. A very easy way to solve the comprehension is कि first read the questions given, then go for the comprehension. और जब आप पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन, देयर यू कैन अंडरलाइन कि ये चीज़ नीचे हमारे से पूछी गई थी. एंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, डोंट राइट द सेम लाइन्स विच आर गिवन इन द कॉम्प्रीहेंशन. लाइक दिस यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स. आप थोड़ी सी चेंज करें, वही चीज़ लिखें, बस थोड़े से लफ्ज़ों को आगे पीछे कर दें. सो in that sense you will get more good marks because a teacher has an idea कि you have written it from yourself. ठीक हो गया? सेम टू सेम आपने नहीं लिखना. a bit changes लाजमी लाइएगा. फर्स्ट 1 to 2 लाइन्स में तो लाजमी आपने लानी है. पहली 1 to 2 लाइन्स में तो आपने लाजमी लानी है बिकॉज द फर्स्ट 2 लाइन्स आपका एक प्रॉपर इम्प्रेशन देता है आपके क्वेश्चन का. एज यू नो दैट द चेकिंग हैज़ बीन चेंज्ड. ईच टीचर गेट सम क्वेश्चंस. पूरा पेपर किसी एक टीचर के पास नहीं जाता. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अपना गुड इम्प्रेशन देने के लिए आपने जो स्टार्ट होएगा वो बहुत अच्छा देना है. ज़्यादा वर्क होना चाहिए आपका, मेहनत होनी चाहिए द फर्स्ट 2 लाइन्स. ओके, एंड द नेक्स्ट 3-4 लाइन होती है उसको तो मैम स्किम ही करती हैं, बट जो फर्स्ट 2 लाइन्स होते हैं उनको स्कैन किया जाता है. इफ़ यू गाइज नो व्हाट स्किम एंड स्कैम, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग. तो लेट्स सी कि कौन से हमारे पास टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द कॉम्प्रीहेंशन. सो कॉम्प्रीहेंशन एंड समरी राइटिंग इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके पास. हिज फर्स्ट फ्लाइट, चॉइस ऑफ करियर, द वाइट लैम्प, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, अ वॉक अवे, अ लॉन्ग वॉक होम, ड्रग अब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान. इफ़ यू गाइज हैव टाइम तो लाजमी आपके पास है बहुत ज़्यादा टाइम इंग्लिश के पेपर में. सो इन चैप्टर्स की आपने लाजमी एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है. एंड हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. गुड टिम्बर, Ozymandias, the world is too much with us, a dream within a dream. Let's see stanza based questions किस type. So the next we have read the poetic extract carefully and answer the questions appended to it. So आपके पास एक स्टेंजा दिया होगा एंड नीचे आपके पास क्वेश्चंस हैं. आपके पास 2 स्टेंजास होंगे, उसके अंदर से चॉइस है. एक Ozymandias तो आपको जो आपको बताया वो आया हुआ है एंड इधर वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द डोमिनेंट मोड ऑफ द गिवन स्टेंजा. आपकी जो बुक होती है उसके लास्ट पे एक बॉक्स दिया जाता है, उसमें दे हैव टोल्ड द मोड विच काइंड ऑफ पोइट्री इट इज़. सो उधर से आपने एक्सट्रैक्ट करके याद कर लेना है. व्हाट आर पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन stanza. So poetic device, you know, personification, simile, ये वाली होती हैं. तो what would happen if the speaker had asked about the people to bring him from? तो आपने ये ऊपर से पढ़ना and you'll get the answer. Implied message, तो what message you are getting from it आपने वो लिखना है. Point of the use of irony. Irony is a poetic device. So explain the tone and mode of the given stanza. So ये भी आपने इसके अंदर से extract करना है. And आगे जो है आपके पास attempt 1 of the following questions. तो ये आपके पास आपके play में से है. So आपके play में जो important topics हैं आपने characterization, conflict and plot. ये आपने लाजमी करना है. तो अभी जो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट रिप्रेजेंटेड बाय द बॉब इन द कॉन्टेक्स्ट. तो राइजिंग, कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपने सारा कुछ प्लॉट के अंदर आ जाता है. सो रिकॉल द थीम ऑफ द प्ले एंड रीड व्हाट ऑफ द फॉलोइंग. तो करेक्टराइजेशन 2 ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, वो आपने लाजमी करने हैं. कॉन्फ्लिक्ट आपने लाजमी करना है, प्लॉट करना, एंड आप थीम भी कर लीजिएगा.
ठीक हो गया. सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट वी हैव, आपको दिए जाएंगे एक जॉब एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो. आप CV या रिज्यूमे भी इसे कह सकते हैं. सो लेट्स सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं CV एंड रिज्यूमे के. सो वी हैव फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर, कैशियर, इंग्लिश टीचर, मैनेजर एंड अ मेडिकल ऑफिसर. आई वुड प्रेफर यू कि जो फेडरल बोर्ड का आपको जो पैटर्न दिया हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग लिखें एंड योर CV शुड बी 1 पेज से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक हो गया. एंड अपनी प्रेजेंटेशन पे गौर करना है, प्यारा लिखना है. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है बट फिर भी प्यारा लिखें. आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स के उनको जब कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका एग्ज़ाम इतना डर्टी एंड अनक्लीन होता है. योर प्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग. आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी द टीचर वुड नो कि बच्चे ने दिल से पेपर किया, स्टूडेंट नोज. एंड अगर आपने कीड़े डालेंगे सो यू वॉन्ट गेट दैट गुड मार्क्स फॉर योर एफर्ट्स. सो आगे हम आगे है फ्रेजल वर्ब्स. तो फ्रेजल वर्ब्स आपके पास आएंगे 6 एंड आपने इधर उनको पुट करना है. आपके पास 2 दिए हैं, इनमें से कोई एक आपने कर लेना है. आपकी बुक में एक फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट है, उसे लाजमी पढ़ लीजिएगा. आगे यूज़ इन द ग्रामर बुक. ओके, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द गिवन पेरेंथीसिस. पेरेंथीसिस ब्रैकेट को कहते हैं. तो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है एंड ये आपके पास 6 मार्क्स का होगा एंड आपके पास 1 चॉइस है इसमें. एंड आगे है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स इन पैराग्राफ. तो ये मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आउट ऑफ द बुक आए, बट कभी कभी बुक के अंदर से भी आ सकते हैं. तो अगर आप रीडिंग करेंगे जो आपको ऊपर टॉपिक्स बताए गए हैं तो अच्छा हो जाएगा. आगे है लेटर टू द चेयरमैन inviting his attention towards the widespread of COVID-19 in your area, stressing upon the need of immediate implementation of SOPs. ठीक हो गया. You need to remember one thing कि आपके लेटर में जो आपके अराउंड चीज़ें जो मेन हाईलाइटेड हैं उसी के रिलेटेड आ सकता है. एंड जो अभी आपको टॉपिक्स बताऊंगी इंशाल्लाह वो आएंगे या उससे थोड़ा सा आगे पीछे. Let's see it. Street begging, inflation, unsanitary conditions and uniform syllabus in the country, corruption and job application. So these are the important letters and इन टॉपिक से रिलेटेड आगे पीछे ही आएंगे. ठीक हो गया. Then you have a translation. So ये तो we cannot predict what they are going to give. तो English to Urdu translation, it's easy, you'll do it. And then you have a dialogue. चॉइस है आपके पास, ट्रांसलेशन और डायलॉग. डायलॉग क्या होता है? 2 बंदों के दरमियान में एक कन्वर्जेशन. ओके. एंड आई वुड प्रेफर कि आप पहले ही अपनी 5-6 लाइनें अस्सलाम वालेकुम एंड हाल चाल पूछने में ना वेस्ट करें, एक बुरा इम्पेक्ट पड़ता है. तो आपने क्या करना है, इधर एक चीज़ हमें बताई हुई है 8 सेट्स ऑफ कन्वर्जेशन. 8 सेट्स मतलब 16 लाइन्स होनी चाहिए. 8 सेट मतलब अगर 2 नाम ले लेते हैं, आमना एंड फिज़ा. सो 8 लाइन्स इनकी तरफ से हो एंड 8 इनकी तरफ से हो. ठीक है. होनी चाहिए कि जो अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू, व्हाट वर यू डूइंग हियर, दिस ऑल शुड बी कवर्ड इन 1 line and then come on to the point what the topic is given, and then after the ending should be also in 1 line. Allah Hafiz, see you soon. Do not extend more than 1 or 2 lines. And 8 sets of conversation between the 2 people should be necessary. And I hope you guys understand, and if you like the efforts, do like, subscribe and comment. May Allah help you all and may you succeed. Till next time, Allah Hafiz, peace out.